Happiness is not the absence of problem, it is the ability to deal with them. जीवन तब और मीनिंगफुल हो जाता है जब आपको एक सीधी सी बात समझ में आ जाती है कि आपको कभी भी एक भी पल दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन के हर पल को करिए दिल खोल कर एंजॉय और कहिए सुप्रभात। जी हाँ, कई बार हम अपनी जिंदगी जीने के अंदाज से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम इसे अपने तरीके से जीने की कोशिश ज़रूर करते हैं। यकीन मानिए, लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम इसे अपने परफेक्ट मोमेंट के साथ जी तो सकते हैं। तो इसी कोशिश के साथ करिए अपने दिन की शुरुआत। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में क्या रहा विशेष, इसके अलावा देश की तमाम मुख्य खबरें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव, श्रीलंका संकट सहित अन्य देशों से आ रही खबरों पर नजर। और इसके साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन परिसर में मतगणना होगी। वोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मतपेटियां दिल्ली के संसद भवन पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आमने सामने। महंगाई समेत कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अवरोध की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही फिर शुरू की गई, विपक्षी दलों का गतिरोध जारी रहा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गतिरोध के बीच ही सामूहिक संघार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ विपक्षी सदस्य आसन के निकट आ गए, जिसकी वजह से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर मनोनीत सदस्य और प्रख्यात एथलीट पीटी उषा ने राज्यसभा के सदस्यता की शपथ ली। मशहूर एथलीट और राज्यसभा की मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। लोकसभा में भी लगातार तीसरे दिन कार्रवाई विपक्षी सदस्यों की तरफ से पैदा अवरोध की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस, डीएमके समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में गतिरोध पैदा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। गतिरोध के बीच ही प्रश्नकाल के दौरान कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने उसका जवाब दिया। शाम 4 बजे कार्यवाही शुरू होने पर शून्यकाल के दौरान 3 सदस्यों ने अपने अपने विषय भी उठाए, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों में कामकाज बाधित करने का आरोप लगाते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्वस्थ हो जाने के बाद सरकार महंगाई और कुछ आवश्यक वस्तुओं पर माल और सेवा कर यानी जीएसटी लगाए जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी कोविड-19 से संक्रमित है। ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पूछताछ की जाएगी। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। नीति आयोग ने बुधवार को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल बैंक गठित करने का प्रस्ताव किया है। यह बैंक देश में वित्तीय चुनौतियों से पार पाने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी सेवाओं की पेशकश को लेकर फिजिकल ब्रांच के बजाय इंटरनेट और अन्य संबंधित चैनल्स का उपयोग करेगा। और अब खबरें राज्यों से।
जी हाँ, तृणमूल सुप्रीमो ने 21 जुलाई को पार्टी की शहीद दिवस रैली के बाद शाम को अपने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की एक विशेष बैठक बुलाई है। यहीं पर पार्टी सांसदों के साथ विचार विमर्श के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में किसको समर्थन दिया जाए उस पर फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम को नोटिफाई करे। चुनाव जल्द कराए जाएं। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावों को अब और टाला ना जाए। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने आबादी के ठोस आंकड़े न होने के कारण महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खारिज कर दिया था। शिवसेना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने बुधवार को लिट्टे के पुनरुद्धार के लिए पाकिस्तान स्थित ड्रग और बंदूक का कारोबार करने वाले हाजी सलीम की मिलीभगत से संचालित श्रीलंका के ड्रग माफिया के संचालन के सिलसिले में तमिलनाडु के 22 स्थानों पर छापेमारी की। तमिलनाडु के तिरुपुर, चेंगलपट्टू और तिरुचिरापल्ली जिलों में आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई। उत्तर प्रदेश में बुधवार को अलग अलग घटनाओं में बिजली गिरने से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लेडी हार्डिंग अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ से भी मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह अमृतसर के भकना गांव में हुई मुठभेड़ में मारे गए। दोनों इस मामले में फरार थे। दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे की ओर आ रहे कम से कम 7 विमानों का रास्ता बदल दिया गया, जबकि करीब 40 उड़ानें विलंब से रवाना हुई। दिल्ली में बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जल भराव हो जाने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। सड़कों पर जल भराव से वाहनों की गुजरने में परेशानी हुई तो रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ के हालात अभी भी बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, डांग के निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण और उत्तर गुजरात में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं राजस्थान के कई स्थानों पर बीते 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में एक स्कूल की इमारत समेत 13 ढांचे बह गए और कम से कम 20 अन्य ढांचे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने खराब मौसम के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। चेनाब में जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। यहां चेनाब और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने की भी आशंका है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ के अंतिम चरण में जगह बना ली है और अब पार्टी तथा प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व संभालने के लिए उनका मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से होगा। सुनक ने टोरी सांसदों के 5वें और अंतिम दौर के मतदान में 137 मतों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रही ट्रस को 113 सांसदों का समर्थन मिला। वहीं व्यापार मंत्री पेनी मोडॉट 105 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं और वो प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर हो गई हैं।
श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे होंगे और रानिल विक्रमसिंघे आज राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के दौरान रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि उनके प्रतिद्वंदी दुल्लास अलहाप पेरुमा को 82 वोट ही मिले। राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे उम्मीदवार अनुराग कुमार दिसानायके को सिर्फ 3 मत ही मिले। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र को सितंबर में संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए आम चर्चा 20 सितंबर से शुरू होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 193 सदस्यीय महासभा के सत्र में वैश्विक नेताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ये चर्चा 26 सितंबर तक चलेगी। प्रारंभिक सूची में जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और 24 सितंबर की दोपहर को उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने BMA के कमांडेंट और इंस्ट्रक्शन स्टाफ मेजर जनरल SM कमरुल हसन के साथ मुलाकात कर बातचीत की। भारतीय सेना प्रमुख ने बांग्लादेश आर्मी के भावी जवानों को तैयार करने में एलीट एकेडमी के योगदान की सराहना भी की। ताइवान और व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महीने के अंत तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर बातचीत करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यकारी उपायों की एक सीरीज का अनावरण किया। जो बाइडेन ने समर्थन करने वाले सांसदों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोके गए अपने पर्यावरण एजेंडे को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए और अधिक पालन करने का वादा किया है। पूरा यूरोप भीषण गर्मी की आग में तप रहा है। एयरपोर्ट के रनवे पिघलने, रेलवे ट्रैक फेल होने और सड़कों पर सन्नाटा पसरे होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। वहीं हीट वेव की वजह से ज्यादातर देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इतना ही नहीं, स्पेन और पुर्तगाल में मरने वालों की संख्या 1700 के करीब पहुंच चुकी है। ईरान दौरे पर गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान में करीब 40 अरब डॉलर का सौदा किया है। इस दौरान उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से भी मुलाकात की। खामनेई ने नाटो देशों को खतरनाक जीव करार दिया है। रूस ईरान में हुई डील के तहत तेल और गैस के इलाकों के विकास की बात भी कही गई, जबकि अमेरिका ने इस डील में ड्रोन खरीदी को प्रमुख समझौता बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामलों की पुष्टि की। वहीं मंकी पॉक्स से अफ्रीका में 5 लोगों की मौत हुई है। इसकी जानकारी WHO के महासचिव टेड्रोस अधनोम ग्रेविसेस ने दी। WHO ने कहा है कि हालांकि अभी मौतें अफ्रीका में हुई हैं और ये वो इलाका है जहां ऐतिहासिक रूप से मंकी पॉक्स का प्रकोप पाया गया है। आज WHO एक समिति की दूसरी बैठक बुलाएगा जो ये तय करेगी कि क्या प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। जी आज बहुत ही खास दिन है। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में तय जगहों पर 18 जुलाई को मतदान हुआ और आज संसद भवन परिसर में मतों की गिनती होने वाली है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपनी संवाददाता कृति मिश्रा का। कृति, जब वोटिंग हो रही थी उस दिन की शुरुआत भी आपसे हुई थी और आज जब मतगणना होने वाली है इस सुबह की शुरुआत भी आपसे हुई है। क्या कहती है ये सुबह? जी हाँ, जैसा कि आपने बोला कि आज बेहद अहम दिन है जहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 का आज जो पोलिंग हो चुकी है उसका रिजल्ट आने वाला है। देखिए, काउंटिंग का प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो जिस तरह से प्रेफरेंसेस सिस्टम जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उस हिसाब से जो किया गया था उसी वोट कोटा के सिस्टम से आज काउंटिंग होगी। देखिए, अगर मैं प्रेसिडेंशियल चुनाव की बात करूं तो ये बाकी जो देश हैं उनसे अलग होता है हमारे यहाँ चुनाव। और किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया होती है अगर हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो देखिए, 2 ट्रे होंगे। एक होंगे जो NDA नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू हैं, इसके अलावा दूसरे जो
यूपीए के कैंडिडेट हैं उनके लिए ट्रे होगा। और लगातार जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबलीज के या फिर पार्लियामेंट के, वही वोट डालते हैं, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो यूटी ऑफ पुडुचेरी और दिल्ली है उनके मेंबर्स डालते हैं, तो उनकी सॉर्टिंग होगी। पहले ही देखिए ट्यूसडे तक सारे जो बैलेट बॉक्सेस हैं देश भर की असेंबलीज से वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन योगेश से कहूँ कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरह की तैयारी है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया किस तरह से रेड कार्पेट से सजाया गया है। और साथ ही साथ एक क्रोनोलॉजी में जो हमारे अभी देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी पिक्चर्स है। और उसके बगल ही जो पार्लियामेंट में रूम नंबर 62 और 63 है वो स्ट्रांग रूम है, जहां पर जितने भी बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी बहुत सिक्योरिटी की गई है और इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी, जहां पे सबसे पहले सॉर्टिंग की जाएगी, यानी कि जो असेंबली के हैं और पार्लियामेंट के हैं, और उसके बाद जो ट्रेस हैं उनमें अकॉर्डिंगली वो वोट्स रखे जाएंगे। उसके बाद वोट कोटा सिस्टम, ना ऐसा नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की काउंटिंग में कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है। ये वोट कोटा सिस्टम होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करके 3, 3:30 या 4 बजे तक रिजल्ट आ सकता है। जी बिल्कुल कृति, जैसा कि आपने बताया हम पीछे भी देख सकते हैं कि रेड कारपेट और पूरा नज़ारा जो है बेहद लुभावना लग रहा है। बेहद अहम दिन, देश को 15वां राष्ट्रपति आज मिलेगा। 11 बजे से आपने बताया कि जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, वो भी काफ़ी डिफरेंट है। इस बार का जो चुनाव है वो भी कई मायनों में खास है। हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया शाम तक 3:30 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। इस बीच का जो प्रोसेस है और ख़ास जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी या कुछ खास जो ऐसा होने वाला है जो आप शेयर करें हमसे। जी हाँ, एक बात मैं और इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि क्या चूंकि विधानसभाओं की मतपेटियां भी पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर में, लेकिन क्या मतगणना पहले सांसदों के मतों की होगी, वहां से शुरुआत होगी? देखिए अभी जैसी हमें जानकारी मिल रही है, सबसे पहले जो सॉर्टिंग की जाएगी, जो एमएलएस के वोट्स हैं असेंबली के वो अलग किए जाएंगे, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी जो वोटिंग है वो 98.91% है जो पार्लियामेंट में हुई थी, और अगर हम देश भर की बात करें तो 99% हुई थी, उसकी सॉर्टिंग की जाएगी। यानी कि पहले असेंबली और उसके बाद जो एमएलएस के वोट हैं उनमें भी अलग अलग कलर्स के होते हैं। पिंक पेन से मार्क किया जाता है या फिर ग्रीन पेन से मार्क किया जाता है। उसकी सॉर्टिंग करके लगातार किसके वोट कहाँ पर हैं उस एक ट्रे में रखे जाएंगे, और उसके बाद इसकी मतगणना या जो गिनती है उसको वो उसकी शुरुआत होगी। और उसके बाद लगातार वोट कोटा सिस्टम, जो प्रेफरेंस हमने बताया कि ऐसा नहीं होता चुनावों की किसको ज़्यादा वोट मिले हैं, इसमें प्रेफरेंसेस होते हैं। यानी कि हर जो इलेक्टर होता है वो अपना प्रेफरेंस मार्क करता है। कॉलम में कोई पार्टी सिंबल नहीं होता, कैंडिडेट का नाम होता है और साथ ही कि क्या प्रेफरेंस है। देखिए अगर प्रेफरेंस नहीं दिया है तो वोट इनवैलिड हो जाता है, और प्रेफरेंस 1, 2 दिया जा सकता है, और अगर दूसरा प्रेफरेंस नहीं भी दिया है तब भी वोट वैलिड है। तो प्रेफरेंसेस के हिसाब से इसकी सॉर्टिंग होगी, वोट कोटा सिस्टम होगा, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि देश का नया राष्ट्रपति कौन होने वाला है। बिल्कुल कृति, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट लेने के लिए हम आप तक आते रहेंगे। तो प्रतिबिंब बेहद खास आज का दिन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 11 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू होगी, और देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो चेहरा सामने आएगा वो उसकी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, आज की ये सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां भी हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर आज की गतिविधियों की बात करें तो लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पर भी आगे की चर्चा जारी होगी। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी रखे जाएंगे। उद्योग और वित्त पर स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। इसके अतिरिक्त श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक होने वाली है। और प्रतिबिंब, चलिए अब रुक कर लेते हैं उस सेगमेंट का जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को बेसब्री से होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज का इतिहास जानने की। जी हाँ, पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 21 जुलाई के दिन से इतिहास में क्या खास घटनाएं जुड़ी हैं। 21 जुलाई वर्ष 1890 में जयराम दास दौलतराम का जन्म स्वतंत्रता पूर्व सिंध के कराची में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे।
मुंबई में नमक सत्याग्रह के दौरान वे मुख्य संगठनकर्ताओं में से एक थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जयराम दास दौलतराम ने उनके पत्र यंग इंडिया का संपादन किया, लेकिन शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी इरविन समझौते के बाद ही उन्हें 1931 में जेल से रिहा किया गया। वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। स्वतंत्रता के बाद जयराम दास बिहार के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 1985 में डाक टिकट भी जारी किया। 21 जुलाई 2009 में गंगूबाई हंगल का निधन हुआ। गंगूबाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थीं। उन्होंने सवाई गंधर्व से संगीत की शिक्षा ली। गंगूबाई ने ख्याल गायकी की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगूबाई हंगल आधी सदी तक शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण हस्ती रहीं। गंगूबाई ने कई बाधाओं को पार कर अपनी गायकी को एक मुकाम तक पहुंचाया था। उनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू यानी मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके महती योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1971 में पद्म भूषण और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अमृता, सिर्फ घटनाओं का ही इतिहास नहीं होता, बल्कि पहनावे का भी इतिहास होता है, उसकी परंपरा होती है। शॉल पहनना कितना पसंद करती हो? बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में तो शॉल जो होती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रतिबिंब, लेकिन शॉल आजकल गर्मियों में भी अलग अलग तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं। एक तरह से फैशन सिंबल भी बन चुकी है शॉल। लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शॉल आज हर किसी की पसंदीदा परिधान बन गया है, और कश्मीर की पश्मीना शॉल हो या फिर आंध्र की कलमकारी शॉल, कच्छ की ढापला शॉल हो या फिर नागालैंड के पारंपरिक नागा शॉल, ये सिर्फ पहनावे और ओढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की विभिन्नता की भी परिचायक हैं। जी बिल्कुल, तो शॉल जो कि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता की परिचायक है। इतिहास की आज की कड़ी में हम बात करेंगे शॉल के सफ़र की। डॉक्टर विवेक देब्रॉय के साथ इतिहास में देखिए दोशाला, एक सांस्कृतिक यात्रा। तो आप संसद टीवी पर आज रात 9:30 बजे लोकप्रिय सीरीज इतिहास देखना ना भूलिएगा। You can see I am wearing a shawl. In this episode, we will travel from Kerala to Kashmir, and we will be in conversation with Aditi Desai, one of India's most extensive collectors of shawls. कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, उसका ताना बाना जो है वो शॉल उसका प्रतीक है, क्योंकि उसमें सब तरह की फिलॉसफीज़ और हमारी जो मूल धारणाएं हैं या जिन्हें हम वैल्यूज़ बोलते हैं, वो सब उसमें निहित है। डॉक्टर विवेक देब्रॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए दोशाला, एक सांस्कृतिक यात्रा, आज रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सुबह 9 बजे ज़रूर देखिए संसद भवन परिसर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना पर हमारा विशेष कार्यक्रम भी। जी हाँ, और इसी के साथ हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब पर देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी का कूट, ट्विटर और इंस्टा पर भी इसे आप फॉलो कर सकते हैं। संसद टीवी की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और चलते चलते अब छोड़े जाते हैं बर्फ में योग की विहंगम तस्वीरों के साथ। जी हाँ, दरअसल आईटीबीपी के एक अधिकारी ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और शून्य के तापमान में सूर्य नमस्कार किया। आप इनसे प्रेरणा लें और रोज करें योग। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।